घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात कोरोना की, इस संकट काल की, इस आपातकाल की, आफत काल की, जिसमें आप में हम सब जी रहे हैं। और इस लड़ाई में दबाव बनता दिख रहा है कोरोना पर। संक्रमण का आंकड़ा लगातार तीसरे दिन नीचे आता दिख रहा है। 2,81,386 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में। कहां यह आंकड़ा 4 लाख भी पार कर रहा था, अब यह 3 लाख से नीचे है। तो एहतियात और बरतना होगा। और जो दवाइयों की, ऑक्सीजन की, बेड्स की, वेंटिलेटर्स की कमी हो रही थी, अब उस पर दबाव तो कम है, लेकिन यह नहीं कि हमारी नैया पार लग गई है। अभी भी 4,106 लोगों की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे में। और कोरोना से ठीक होने के बाद भी पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस आम होती जा रही हैं। ठीक हो गए, उसके बाद भी हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई। युवाओं में, जवान लोगों में ऐसे बहुत मामले सामने आ रहे हैं। तो एहतियात बरते रहिए और वैज्ञानिक आधार पर अपना उपचार कराइए। और वैज्ञानिक आधार, एक साइंटिफिक टेम्पर की मैं बात क्यों कर रहा हूं? यह जो महामारी है, यह कोई सरकार तो लेकर नहीं आई है। यह वैश्विक महामारी है। और यह जो वायरस है, यह लगातार अपनी शक्ल, अपना रूप, अपने तरीके बदलता जा रहा है। तो यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि यह अब क्या रूप ले रहा है। उसके लिए विज्ञान की जरूरत होती है। और पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों का, हमारे डॉक्टर्स का डंका बजता है। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, टॉप डॉक्टर्स की आप फेहरिस्त निकाल लीजिए और इसमें सबसे आगे आपको भारतीय दिखेंगे। लेकिन यह बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? आप कहेंगे यह बात तो हम जानते हैं। दरअसल क्या हम वैज्ञानिक तरीके से कोरोना से लड़ रहे हैं, या जो टोटके होते हैं ना, टोटके, भ्रांतियां 21वीं सदी में अभी भी वो हावी हैं क्या? इसके 2 पहलू मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। पहला, हमारी राजनीतिक जमात, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। पार्टियों की बात करना गैर जरूरी हो जाता है। अभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, सांसद हैं भोपाल से। उनका आज बयान आया है कि मैं तो गौमूत्र पीती हूं तो मेरा छाती से संक्रमण जो है ना, तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं है, लेकिन कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मैं गोमूत्र पीती हूं। तो हम गोमूत्र और गोबर से कोरोना से लड़ेंगे या वैज्ञानिक तरीकों से? वैक्सीन लगाएंगे क्या? और वैक्सीन की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो बयान भी जहन में आता है कि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है। अब दवाइयां भी पार्टियों के आधार पर उन पर लेबल चस्पा किए जा रहे हैं और किए गए हैं। कुंभ मेला होता है हरिद्वार में और मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि यहां पर तो खुला वातावरण है, गंगा मैया की कृपा है, यहां कोरोना नहीं फैल सकता। फिर उनसे पहले मुख्यमंत्री रह चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कहते हैं कि कोरोना तो एक प्राणी है, इसे भी जीने का अधिकार है। यह हमारे राजनेता हमें बता रहे हैं
इसमें विज्ञान का आसपास तक, दूर दूर तक, आसपास छोड़िए दूर दूर तक कोई वैज्ञानिक सरोकार नहीं है, लेकिन यह बातें की जा रही हैं। अब दूसरा पहलू, और यह ज्यादा गंभीर है। हमारा जो ये कोरोना के खिलाफ जंग की रणनीति, जो एक मसौदा है, उसमें सबसे अहम एक संस्था है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टिया, इसको INSACOG कहते हैं। दिसंबर में इसकी परिकल्पना की गई, जनवरी में यह संस्था बना दी गई। और इस संस्था का काम क्या है? जीनोमिक्स जो शब्द है ना, INSACOG में जीनोमिक्स, जीन सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग। यह क्या होती है कि वायरस है, वायरस का जो DNA होता है, उसके A's, C's, T's, यह किस तरह से इसका DNA चल रहा है, इससे पता लगता है कि यह कितना म्यूटेट कर रहा है, कितने इसके वेरिएंट्स हैं। इसी के लिए यह संस्था बनाई गई। और इस संस्था की अध्यक्षता देश के टॉप वायरोलॉजिस्ट या विरोलॉजिस्ट, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करना चाहें, डॉक्टर शाहिद जमील, उन्होंने संस्था से इस्तीफा दे दिया। क्यों? उनका सीधा आरोप था कि वैज्ञानिक सोच, जो साइंटिफिक टेम्पर है, उसे तो तवज्जो दी ही नहीं जा रही। जो एविडेंस, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर फैसले लिए ही नहीं जा रहे। तो फायदा क्या है ऐसी संस्था का? और यह संस्था 10 सबसे बड़ी लेबोरेटरीज, प्रयोगशाला जो देश में है, उनके साथ मिलकर जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम कर रही थी। और इसमें तेजी आई जब दूसरी लहर हमारे ऊपर थी। डॉक्टर शाहिद जमील कहते हैं कि सरकार और सरकार में जो सलाहकार हैं, जो अफसरशाही है, वो साक्ष्यों को दरकिनार करती है। इसीलिए हम जनवरी में कहने लगे कि जी कोरोना खत्म, लड़ाई जीत ली, बल्ले बल्ले, सब चंगा सी हम करने लगे। Decision making based on data is yet another casualty. वो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें टेस्टिंग और बढ़ाने की जरूरत है। गांव देहात में अभी ये कोरोना पैर पसार रहा है, आइसोलेशन करने की जरूरत है, पर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब जब मैं ये कहता हूं तो कुछ आंकड़े और आपके सामने पेश करता हूं। हमारे देश में कोरोना से निपटने के लिए कम से कम 15 समितियां हैं। समिति की कोई कमी नहीं है देश में, समितियां बहुत हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें हमारे अफसरशाह हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं। 67 रिव्यू मीटिंग हुई कि कोरोना की सूरत हाल क्या है देश में, और इसमें 67 में से 48 बैठकें दिसंबर 2020, जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के बीच की गई। 67 में से 48, 2/3 से ज्यादा, लगभग 3/4 कह सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में एक रिव्यू मीटिंग हुई, मीटिंग ही नहीं हुई। अप्रैल में फिर 10 हुई और मई में 6 रिव्यू मीटिंग हो चुकी है। अब इसमें हमारी जो कोविड टास्क फोर्स है, कोविड-19 टास्क फोर्स, उस टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? एक शब्द होता है एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिस्ट, विशेषज्ञ जो होते हैं। ये जरूरी नहीं डॉक्टर हूं, यह बहुत गंभीर बात है। कुछ लोगों को बहुत ही ड्राई सी चीज की, अरे भाई ये तो क्लास चलने लगी। क्लास नहीं, आपको समझने की जरूरत है। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं
वो पीएचडी करते हैं, मास्टर्स या पीएचडी करते हैं पब्लिक हेल्थ में। जरूरी नहीं है वो डॉक्टर हो, डॉक्टर भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ये पब्लिक हेल्थ में आपके मेरे स्वास्थ्य के ये विशेषज्ञ होते हैं। ये तय करते हैं, ये परखते हैं कि जो बीमारी है वो फैली कैसे, इसके कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं, स्रोत क्या है। और दुनिया के 20 सबसे नामी गिरामी एपिडेमियोलॉजिस्ट में 15 भारतीय हैं। लेकिन हमारी कोविड-19 टास्क फोर्स जो है उसकी अध्यक्षता डॉक्टर वीके पॉल कर रहे हैं। अब ये जाने माने डॉक्टर हैं, इनकी डॉक्टरी पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं कोई सवाल उठाने वाला होता ही नहीं हूं। 1985 से ये एम्स में थे, पीडियाट्रिशियन है, ये बच्चों के डॉक्टर हैं। पर ये पब्लिक हेल्थ के मामले में बनी सबसे बड़ी टास्क फोर्स की अध्यक्षता कर रहे हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट का कोई सहयोग नहीं लिया जा रहा है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, एक और संस्था है, ये मेडिकल रिसर्च की संस्था है। हमारे पास एनसीडीसी है, डिजीज कंट्रोल के लिए सबसे बड़ी संस्था, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, वो अग्रणी भूमिका में नहीं है। आईसीएमआर है, डॉक्टर बलराम भार्गव उसके डीजी हैं। तो आर वी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ की छाल उतार रहे हैं। यह बहुत ही अहम सवाल है जब हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं। पर पहले राजनीतिक बयानबाजी और यह भ्रांतियां कैसे फैलाई जाती हैं और इससे किसका फायदा होता है, उसकी एक वानगी देखिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे माइक्रो का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, वैज्ञानिक आधार पर खत्म होगा कोरोना या गौमूत्र और गोबर से, यानी कि वैज्ञानिक आधार खत्म करेगा कोरोना या गौमूत्र और गोबर। और क्या विशेषज्ञों पर हावी है अफसरशाही? जो जनरलिस्ट होते हैं उनकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती, आईएएस अफसरों की, ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही हावी हो रही है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के जाने माने वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, गौरव भाटिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार मेरे साथ हैं, बेहतरीन आईपीएस रह चुके हैं राजनीति में आने से पहले और पेशे से खुद डॉक्टर हैं। मैंने आईसीएमआर का जिक्र किया है, आईसीएमआर के डीजी रह चुके, डायरेक्टर जनरल रह चुके प्रोफेसर एनके गांगुली मेरे साथ हैं। मेरे साथ रवि कुमार गुप्ता, वैज्ञानिक रह चुके हैं डीआरडीओ में, और डीआरडीओ की आज बड़ी खबर लगातार चल रही थी, 2DG, ये जो घोल है, ये जो दवा है, ये भी वैक्सीन की लड़ाई में हमारे लिए सहायक साबित होगी। ये डीआरडीओ ने ही बनाई है। और वरिष्ठ पत्रकार, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। तो गौरव भाटिया, वैज्ञानिक आधार पर हम खत्म करेंगे कोरोना को या ये गौमूत्र गोबर से? संदीप जी, आपने जो रिपोर्ट रखी बड़े ध्यान से मैंने सुनी, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं तो पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं कि जो हमारी लड़ाई है कोविड को परास्त करने के लिए, ये केवल जो वैज्ञानिक कह रहे हैं उनके हिसाब से होनी चाहिए। और एक बात और कहूंगा, जो बड़े बड़े निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं वो एक्सपर्ट बॉडी से कंसल्ट करके ही लिए गए हैं, चाहे वो लॉकडाउन लगाना हो, चाहे सीरो सर्विस की बात हो। खासकर वैक्सीन कब से लगेगा, वो सुरक्षित है कि नहीं है। और आप भी ध्यान करेंगे कि 2 स्टेज के ट्रायल, फेज 2 ट्रायल पूरे हुए थे, लेकिन इमरजेंसी यूज उसका जो है वो
उसकी परमिशन दी गई और वो एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही दी गई थी। इसी तरह से ऑक्सीजन मैपिंग है, इसी तरह से अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की जरूरत है और पूरे देश में लॉकडाउन ना लगे ये भी। लेकिन एक बात जरूर सामने आएगी, आपने गौमूत्र की बात करी तो नेता हर पार्टी में है। ऐसी भी पार्टी है जिनके नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा था एक व्यक्ति विशेष का मूत्र पीने के लिए भी कहेंगे तो हम पिएंगे। और यह भी बात सच है, मत भूलिएगा कि जब वैक्सीन आया तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि वैज्ञानिकों के जो भी रिपोर्ट्स हैं और निर्णय है उसके आधार पे वैक्सीनेशन ड्राइव होगी। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कोवैक्सीन पे सवाल उठाए थे। यह भी सच है कि उन्होंने यहां तक कहा था, शशि थरूर ने, कि ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, ये खतरनाक है, इसको हम अगर नागरिकों को लगाएंगे तो ये ठीक बात नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि साइंटिफिक टेम्पर जो वैज्ञानिक कह रहे हैं उस पे हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, और ये दोनों तरफ, मैंने इसीलिए कहा कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। ये जो भ्रांतियां फैलाते हैं, इन भ्रांतियों को तत्काल हमें दबा देना चाहिए, इन्हें खारिज करना चाहिए बिना लार लपेट के। ये गोमूत्र गोबर कोई तरीका नहीं है, इससे ये कोरोना नहीं भागने वाला है। या गंगा मैया की कृपा हो जाएगी या ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये कहने से हम इस लड़ाई को कमजोर करते हैं, हम भ्रांतियां फैलाते हैं। इस देश में अभी भी बहुत से लोग वो अनपढ़ हैं, वो इन बातों को गंभीरता से लेने लग जाते हैं। गौरव भाटिया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो भी वरिष्ठ नेतागण हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, एक एक बयान उनका बहुत अहमियत रखता है। और आपने बिल्कुल सही बात बताई, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का टीका है। क्या टीका भी भेदभाव करता है? जब केंद्र की सरकार ने हर प्रदेश को टीके दिए तो भेदभाव नहीं किया, तो क्यों कहा गया बीजेपी का टीका? या संदीप जी, कोई कहता है कि टीका लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। अब आप बताइए, मैं कल एक रिपोर्ट चैनल में, प्रतिष्ठित चैनल है, देख रहा था। छत्तीसगढ़ में उनका रिपोर्टर नागरिकों से पूछता है कि कोविशील्ड है, आप क्यों नहीं लगवा रहे? उन्होंने कहा कोवैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? तो वो नागरिक छत्तीसगढ़ का बोला कि कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है, कोविशील्ड आएगा तो मैं अभी लगवाऊंगा। भी गौरव, आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रहे हैं? मैं सवाल राजनीतिक पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। आप सारे उदाहरण, और सही उदाहरण दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गलत उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन यह कहा जाए कि जी गंगा मैया की कृपा है, यहां वायरस नहीं फैलेगा, या ये वायरस भी एक प्राणी है, ये भी जीना चाहता है, तमाम ऐसे बयानों को, गैर जिम्मेदाराना बयान है ये पढ़े लिखे लोगों के, जनप्रतिनिधियों के बयान नहीं हो सकते। इन सभी को खारिज करना चाहिए ना। संदीप जी, देखिए, आपने एक बात बिल्कुल देखी होगी कि मैं अगर पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैं पार्टी की सोच आगे बढ़ाऊंगा। और इसीलिए जब आपने बात करी कि कोई सांसद कहती हैं कि गौमूत्र है या फिर गोबर है, इसके लगाने से खत्म होगा, तो मैं तो कहता हूं ये गलत है। और इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों से मैं क्या कह सकता हूं? बात खत्म, ये जरूरी है, इन बातों को हमें खारिज करना होगा। अब आपने जो एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञों की राय की बात की, कि राय ली जा रही है, ऐसे में क्या ये चिंताजनक संकेत हैं कि देश के टॉप वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील, जो कि इंसाकॉग, जो जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर सबसे अहम काम तो वही है ना कि डीएनए की स्ट्रेन में कहां कहां क्या म्यूटेट हो रहा है, उस पर स्टडी करने वाले देश के सबसे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट ये कहते हुए छोड़ देते हैं कि तथ्यों को, साक्ष्यों को नजरअंदाज करके फैसले लिए जा रहे हैं, तो हमारी क्या जरूरत? मैं छोड़ता हूं। बिल्कुल संदीप जी, मैं इसमें एक बात कहूंगा, और मेरी जो जानकारी है आप दुरुस्त कर दीजिएगा अगर गलत कह रहा हूं। जो इस्तीफा दिया है शाहिद जमील जी ने, पहली बात तो सरकार को इनमें आस्था थी, इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं था, तभी ये हेड कर रहे थे वो कमेटी, ये तो आप मानेंगे। बिल्कुल। और जो इस्तीफा इन्होंने दिया, इनसे जब पूछा गया कि आपकी वजह क्या है, तो उन्होंने कोई वजह इस्तीफा देने की नहीं बताई। जो बयान आप बता रहे हैं, ये रॉयटर्स एक न्यूज एजेंसी है, उसको इन्होंने पहले दिया था। रॉयटर्स, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, कई जगह ये बयान है, तो मैं एक जगह को कभी सोर्स नहीं मानता हूं। नहीं, वो ठीक है, मैंने कोई और बात उठाई।
वो उस बात की या तो आप पुष्टि कर सकते हैं या खंडन कर दें। जब इनसे इस्तीफा दिया और पूछा गया इस्तीफा क्यों दिया, तो इन्होंने कारण नहीं बताए। अब कारण निजी भी हो सकते हैं, कोई और वजह भी हो सकती है, उस पर मैं टिप्पणी तब तक नहीं करूंगा। नहीं, वो साफ कह रहे हैं कि ये बता रहे थे, ये कह रहे थे सरकार तो परमाने बैठ गई कि पेंडेमिक खत्म हो गया जनवरी में। मैंने 67 जो बैठकें हैं उनका ब्यौरा भी अपने शुरुआती संबोधन में दिया। 48 तो जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के बीच हो गई। जनवरी, फरवरी, मार्च में एक एक रिव्यू मीटिंग हुई। देखिए, आपके पैनल पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं संदीप जी, और एक कमिटी अगर होती है तो ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो कहे वो ही सही है और बाकी लोगों की राय नहीं ली जाएगी। एक कमिटी में एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट चिंतन करते हैं, अपना अपना व्यू देते हैं, उसके बाद कमिटी तय करती है कि उनका क्या प्रपोजल होगा। उस प्रपोजल पे आगे फिर चिंतन होता है और निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी एक व्यक्ति का अगर कोई व्यू है, आपने कहा कि सरकार को लगा कि पैंडेमिक खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च में कई चिट्ठियां प्रधानमंत्री के कार्यालय से जो एक्सपर्ट एम्पावर्ड कमिटीज हैं इनके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई और यह बताया गया कि क्या करने की आवश्यकता है। हाँ, 17 मार्च को चिट्ठी लिखी गई, उसके बाद पर चुनावी तैयारियां भी हावी हुई। ये भी हकीकत है। कुंभ का मेला भी हुआ, आस्था का मेला लगा, लोकतंत्र का मेला भी लगा। संदीप जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। देखिए, आज मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि यह समय केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कोविड को परास्त करना, और यह भी एक युद्ध की तरह है। इस वक्त हम प्रदेश की सरकारों की कमियां बताएं, ये उपयुक्त नहीं होगा। पहले कोविड को परास्त करेंगे। नहीं, जहां पर व्यवस्था में दिक्कतें होंगी वो तो उठाई जाएंगी ना। रेड फ्लैग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप उठाएंगे, आप पत्रकार हैं, आपका काम है। जब आप उठाएंगे तो कमियां दुरुस्त भी की जाएंगी, प्रदेश की सरकारों द्वारा भी और केंद्र की भी। मैं कुछ और बात कह रहा हूं, 1 मिनट का समय लूंगा, 30 सेकंड, क्योंकि अभी बाकी मेहमान भी। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा केवल इतना कहना है, आज सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वैक्सीन है। क्यों ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने, शशि थरूर ने, मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस शासित राज्यों के इसी कोवैक्सीन पे, जिसकी अमेरिका तारीफ कर रहा है, प्रश्न उठाए। दूसरी बात, जब सारे मेडिकल जर्नल्स ये कह रहे हैं जो अवधि है दूसरा टीका लगाने की वो बढ़ा दी जाए, सरकार ने एक निर्णय लिया कि 12 से 16 हफ्ते वो कोविशील्ड के लिए कर दी जाए, तो क्या ये देश के विपक्षी नेता तय करेंगे कि पर वो अभी आज हम साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच पर थोड़ा मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। डॉक्टर अजय कुमार, वैज्ञानिक सोच अग्रणी होनी चाहिए ना, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वो इस्तेमाल होता दिख रहा है क्या? यहां पर गौरव भाटिया दावा कर रहे हैं सरकार विशेषज्ञों की, वैज्ञानिकों की पूरी राय ले रही है, उन्हीं की राय पर सारे फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, गौरव जी बता रहे थे कोवैक्सीन के बारे में, बहुत सारे बातें आपके सामने उन्होंने रखा। पहले कोवैक्सीन और उस पर आपत्ति 2 सेकंड के लिए बता देता हूं संदीप। यूएस FDA यदि किसी तरह का इमरजेंसी अप्रूवल भी देती है, वो भी साइंटिफिक आधार पर, जब हजारों पेशेंट्स और सब्जेक्ट्स उसके वैक्सीन के ट्रायल उस पर किया गया होता है, उसके बाद ही अप्रूवल देते हैं। कोवैक्सीन में हमारा यही कहना था कि आपके पास उतने साइंटिफिक डेटा नहीं है, लेकिन आप हड़बड़ी में दे रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे थे कि फेज 3 के डेटा मत कीजिए, आपने फेज 2 में अप्रूवल दिया था, दुनिया में किसी ने नहीं दिया, इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर की कमी है। इस सरकार में लगातार साइंटिफिक टेम्पर की कमी तो इसी में साबित हो गई। आप यूरोपियन यूनियन के अप्रूवल देख लीजिए, यूएस FDA के अप्रूवल देख लीजिए, और भारत में जो कोवैक्सीन के बारे में अब इनके पास काफी डेटा है, उस पर कोई, और उसके बाद हमको कोई जो आपत्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि सरकार हमेशा इवेंट मैनेजमेंट पर टिकी हुई है, इसलिए समस्या है। अब एक एक करके मैं बताता हूं कैसे साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर जी से लेकर के चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में तो आपने भारतीय जनता पार्टी का काफी आपने बोल दिया, उस पर हम फिर से नहीं बोलेंगे। लेकिन यही प्रज्ञा ठाकुर जी जब गंभीर रूप से बीमार होती हैं, और अफसोस की बात है, लेकिन जब ये गंभीर रूप से बीमार होती है तो फिर साइंटिफिक बीमार बड़े बड़े डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, और अच्छी बात। लेकिन जनता के लिए जो है गौमूत्र पीना जो आवश्यक, तो ये पहले सवाल। तीसरा सवाल, ये जो गौरव भाटिया जी बता रहे थे कि जब सरकार कहती है कि ये टाइम बढ़ाने का, कोविशील्ड का टाइम बढ़ाना है, साइंटिफिक लैंडसेट में आ गया है,
लैंसेट ने तो फरवरी में बता दिया था गौरव जी, फरवरी में, मार्च अप्रैल कुछ सरकार ने कुछ नहीं किया। जब वैक्सीन की किल्लत पड़ी तो सरकार बोलती कि इसको एक्सपैंड कर देते। आपने तो किसी साइंटिस्ट के आपने तो कभी बात सुना ही नहीं है। गगनदीप कांग जी को देख लीजिए, उन्होंने जो है पिछले साल इंडिया के टॉप वायरोलॉजिस्ट में से गिनी जाती, उनको हटा दिया, वो रिजाइन करके चली गई। अब डॉक्टर जमील चले गए। आप बताइएगा कि किस आधार पर, किस साइंटिफिक आधार पर ये सरकार काम कर रही है? आप वेंटिलेटर का देख पर लीजिए। 15 समितियां बनी हुई हैं। एक मिनट डॉक्टर अजय, 15 समितियां बनी हुई हैं, हर समिति में अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, सबकी सलाह ली जा रही है। इक्का दुक्का विशेषज्ञ के जाने से क्या यह माना जाए कि वैज्ञानिक सोच को दरकिनार किया जा रहा है? ठीक है, तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। ये पहला देश है जिसमें वेंटिलेटर जो है ना, एक ऐसे कंपनी को दिया गया है जिसका कोई नाम और निशान नहीं है वेंटिलेटर बनाने में, पीएम केयर फंड से, ना कोई स्पेसिफिकेशन टेंडर है। आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं देखा है, एक कंपनी ने कभी बनाया नहीं, दूसरे जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो है वो टरबाइन बनाती, उसको आपने ठेका दे दिया। इससे बड़ा बेवकूफी इस देश में क्या हो सकता है, आप बताइए। इन्होंने देश को गोबर कर दिया है। आप बता दीजिएगा कि आप वेंटिलेटर जैसे चीज के लिए आपने ऐसे कंपनी को दिया है जिसका कोई नामो निशान नहीं है, और देश के लोग अभी परेशान हैं। ऑक्सीजन के बारे में आप बता दीजिए, कोई साइंटिफिक बेसिस था क्या एक्सपोर्ट करने के लिए, उसका प्रोडक्शन के लिए, उसको बांटने के लिए? आपने वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने के लिए जो कोई साइंटिफिक बेसिस था क्या? यहां तक कि मार्च में आपने कहा कि देश में हमने विदेश ज्यादा वैक्सीन भेज दिया, जहां तक कि देश के टीकाकरण के संख्या के आधार पर जितना हमने वैक्सीनेट किया है इंडिया में, उससे ज्यादा तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। ये मार्च में ये लोग जो है वाहवाही लूटने के चक्कर में थे। ये किस साइंटिफिक आधार पर किया गया है? रेमडेसिविर का प्रोडक्शन सेंट्रलाइज कर दिया गया है। ऑब्लिगेशन भी होती है, आपको भी मालूम है कि ये भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अगर कोविडशील्ड बन रहा है, वो दरअसल कोविडशील्ड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की है, वो यूके और स्वीडिश बेस्ड कंपनियां हैं, पेटेंट उनके पास है, यहां बनाने का ही काम था। ठीक है, उसका जवाब दे देते हैं। सुन लीजिए फिर सर, पूरे दुनिया ने 2020 में अगस्त सितंबर में हर एक देश ने वैक्सीन के लिए जो अपने जो है रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग कंपनी से अपना रिक्विजिशन भेज दिया था, ऑर्डर जो है कर दिया था। हमारे महान प्रधानमंत्री जी और सरकार ने जनवरी तक ऑर्डर नहीं दिया। वाह 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 सर, क्या साइंटिस्ट है सर। पूरे दुनिया के हर एक देश ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन हमने जनवरी तक ही किया, और अभी जो है अप्रैल में किया। और अब बताइएगा कि वैक्सीन ही नहीं है देश में, वैक्सीन ही नहीं है क्योंकि आपने ऑर्डर ही नहीं दिया। तो आप बताइए किस साइंटिस्ट ने ये बनाया ये पॉलिसी? तो सवाल अभी एक मिनट सिद्धार्थ, जरा भी एक मिनट डॉक्टर अजय। सिद्धार्थ, विशेषज्ञों पर क्या अफसरशाही हावी हो रही है, जो डॉक्टर शाहिद जमील कह रहे हैं? एविडेंस बेस्ड पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन डेटा नहीं हो रही है। संदीप, ये प्रश्न आपने जो पूछा है ये काफी रेलेवेंट प्रश्न है, और जहां तक मेरी जानकारी है कुछ बातचीत करके, इस स्पेसिफिक केस डॉक्टर जमील के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, बट ये जरूर है कि पिछले 15-20 दिनों में तनाव का एक वातावरण बना है, खासकर इन विषयों पे कि जो टेक्निकल एडवाइस दी जाती है उसको लेके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है। और ये एक विषय आज की डेट में मानना पड़ेगा, कितना है इसका अंदाज लगा के क्वांटिफाई करना मुश्किल है। पर आपने जो एक बड़ा प्रश्न अपने शो में पूछा, उस पर जस्ट एक छोटी सी टिप्पणी। मुझे याद आता है 4-5-6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी दी थी, जब बलात्कार की एक घटना को लेके अलग अलग प्रकार के बयान आए थे। तो उन्होंने कहा था कि बलात्कार पे राजनीतिक दलों को उन्होंने सलाह दी थी कि इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बंद करिए, आपको याद होगा। इसी प्रकार से मैं आज कहता हूं कि कोविड और वैक्सीन पे जिस प्रकार की ये बात कही गई है एक सांसद द्वारा, ये एक तो उनको कहनी नहीं चाहिए, और दूसरा क्योंकि वो हिंदू हितों की रक्षा की हर बारी बात करते हैं, तो वो उस परंपरा, वैज्ञानिक परंपरा, चिकित्सा की परंपरा जिसके लिए भारत जाना जाता है, उसका ही मजाक उड़ा रहे हैं।
तो ये बहुत एक विडंबना है कि वो इस प्रकार से बात करते हैं और देश भर में कोई भी उनकी बात ना सुने। मैं तो ऐसी प्रार्थना करूंगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया है आपके शो पे। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, देखिए ये दर्शकों को थोड़ा समझने की जरूरत है। जब मैं एपिडेमियोलॉजी या एपिडेमियोलॉजिस्ट की बात करता हूं, ये दरअसल आप डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, ये अपने आप में एक स्ट्रीम है जिसमें आप पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स पीएचडी करते हैं। कॉजेज और सोर्स क्या हैं किसी बीमारी के, उसमें आपकी महारत होती है कि इसको नियंत्रित कैसे किया जाए। दुनिया के 20 टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट 20 में से 15 भारतीय हैं, लेकिन आज एपिडेमियोलॉजिस्ट का इस्तेमाल भी हो रहा है क्या? डॉक्टर वीके पॉल बेहतरीन पीडियाट्रिशियन है, लेकिन एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है वो। संदीप, हॉर्सेस फॉर कॉसेस होता है ना, एक रणनीति होती है। तो संदीप, आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है और मैं एक रिमार्क और सारे आपके दर्शकों को याद कराना चाहूंगा। आपको याद होगा हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने क्या कहा था कुछ महीने पहले? द वैक्सीन इज फॉर दोज हु नीड इट एंड नॉट दोज हु वांट इट। यस, मुझे कहिए, ये किस कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट था? क्या ये अफसरशाही को इस प्रकार की स्टेटमेंट देनी? ये कोई विशेषज्ञ कभी राय दे सकता है? और मान लीजिए विशेषज्ञ ने राय दी, आप उसको खारिज कर सकते हैं, आप सरकार में हैं, पर उसका आप पब्लिक बोलने की क्या जरूरत है? और उसके कारण एक प्रकार का निराशा का माहौल। आज एक छोटी सी घटना बता दूं जो बहुत रेलेवेंट है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ग्लोबल टेंडर था वैक्सीन के लिए, एक भी बिड नहीं आई है। ये डिसीजन जो ग्लोबल टेंडर का था, ये किसने लिया? विशेषज्ञ ने एडवाइस किया था, टेक्नोक्रेट ने बताया था, किसी कंपनी के सीईओ से पूछा था, टाटा से पूछा था, बिरला से पूछा था, या एक पॉलिटिकल डिसीजन था? और आज बिडर नहीं है तो जो 15-20 दिन का टाइम भी गया, इसका कौन रेस्पॉन्सिबल है? हम ये जानते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में द ब्यूरोक्रेसी हैज अ ह्यूज रोल। और ये सिर्फ मुंबई तक महदूद नहीं रहेगी ये बात, ये दिल्ली वाले भी, दिल्ली सरकार भी ग्लोबल टेंडर, उत्तर प्रदेश सरकार भी ग्लोबल टेंडर, तमाम सरकारें ग्लोबल टेंडर की तरफ जा रही है। बात है ये मैक्सिमम फेल होंगे ये ग्लोबल टेंडर। ग्लोब में वैक्सीन ही नहीं है, ग्लोब तो इंडिया से मांग रहा था वैक्सीन। तो ये क्या मजाक तो है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं ना, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। प्रोफेसर एनके गांगुली, आप बताइए, जो दुनिया को, हमने दुनिया को साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक आधार के मायने समझाएं, आज वही कमी महसूस हम खुद कर रहे हैं क्या? देखिए, हम माने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हम एक साइंटिफिक विशेषज्ञ हैं, उसी पर हम दे सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि एक विषय जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा था कि कोई इसमें दूसरी वो नहीं है रणनीति, जो वैक्सीन है ये अल्टीमेटली यही कंट्रोल करेगी पब्लिक हेल्थ जो उपाय हैं उनके साथ, जैसे मास्किंग हुई, डिस्टेंसिंग हुई और हाइजीन हुआ। नहीं सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं। अब तो आप फॉर्मर डीजी हैं प्रोफेसर गांगुली, क्या वैज्ञानिकों की सलाह मानी जा रही है या अफसरशाही अपने हिसाब से अभी फैसले ले रही है? बड़ा सीधा सवाल है और देश हित का सवाल है ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उन कमिटीज में बैठता नहीं हूं कि उनमें क्या सलाह दी जा रही। नॉर्मली गवर्नमेंट जब कमिटी बनाती है और जो सलाह देती है वो एक कंसेंसस सलाह होता है, कोई इंडिविजुअल सलाह नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल ओपिनियंस होते हैं, तो उसमें उसको लेकर वो आगे बढ़ती है। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए, आप आईसीएमआर के डीजी रहे हैं, जब मैं ये एपिडेमियोलॉजिस्ट की बात पूछ रहा हूं, कोविड टास्क फोर्स को एक एपिडेमियोलॉजिस्ट को लीड करना चाहिए था। देश में कमी नहीं है, दुनिया के सबसे जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट वो दरअसल भारतीय हैं। देखिए, ये आपका ये जो है कि वो पेडियाट्रिशियन है तो उनको पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं आती, इससे मैं सहमत नहीं। जैसे श्रीनाथ रेड्डी है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है और वो पीएफएचआई को हेड करते हैं। उसी तरह से डॉक्टर विनोद पॉल जो हैं, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। उनसे कई बड़े पब्लिक हेल्थ, उनको जैसे बच्चों को हमें 25% डेथ घटानी थी,
उनके साथ हमने काम किया था और उनको ये भार सौंपा था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई है। ICMR भी अग्रणी भूमिका में है। हमारे पास NCDC है ना सर, इस तरह की महामारी को टैकल करने के लिए, उसका रोल क्या है आज की तारीख में? CDC का, NCDC हमारी इंडियन CDC है। हाँ, उसका रोल जो है वो डिजीज कंट्रोल होता है, सर्विलेंस होता है। हाँ, तो डिजीज कंट्रोल और सर्विलेंस का ही तो काम है इस महामारी में। कहाँ है हमारी CDC? करनी होती है, बट ICMR जो है ये भी सर्विलेंस करता रहा है और ये उसके बाद जो टूल्स है उसको स्टैब्लिश करके उसको सौंपता रहा है। आपको थोड़ा ताज्जुब होता है हमारा CDC इन्वॉल्व नहीं है महामारी के नियंत्रण में, इसकी रणनीति बनाने में? मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे पुराना सार्स हुआ था, ICMR ने सबसे पहले जो प्रोब्स है वो बना के वो देखना शुरू किया था। HIV का जो सर्विलेंस हुआ था ICMR के नेटवर्क ने शुरू किया था, बाद में NACO को सौंप दिया। जो पोलियो का सर्विलेंस हुआ था, ग्लोबल सर्विलेंस हुआ था, ICMR ने वो स्टार्ट किया था, क्योंकि जो टूल्स हैं, जो रिसर्च टूल्स हैं, जो सर्विलेंस मॉडल्स हैं, वो स्टैब्लिश किए थे, उसके बाद उनको सौंप दिया था। और NCDC जो है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन। और जैसे मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी रिसर्च थोड़ा कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन ही तो चाहिए, यही तो सवाल है सर मेरा। तो NCDC भी सर्विलेंस कर रही है और डाटा कर रही है और वो रिपोर्ट भी कर रही है। जब हम थे DG, हमने बहुत अगुवाई NCDC को करनी चाहिए ना आइडियल सिचुएशन में, मेरा सवाल यही है सर। NCDC के साथ कोऑपरेट करके हमने किया था और हमें नहीं पता कि अभी कोऑपरेशन वो नहीं हो रहा है, कोऑपरेशन ज़रूर हो रहा है और NCDC अपनी रिपोर्ट्स भी पब्लिश कर रही है, बट वो शायद बैकग्राउंड में है, वो आगे उभरते नहीं है ज़्यादा। प्रोफेसर गांगुली, ये देखिए, ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूँ, शाहिद जमील ने एक और अहम बात कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 8 मई को एक टास्क फोर्स का गठन किया। दरअसल यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारे फैसले सरकार नहीं ले रही है, जुडिशियल इंटरवेंशन के जरिए बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाती है और उसमें देवेंद्र सिंह राणा, जाने माने डॉक्टर हैं, गंगाराम हॉस्पिटल के, देवी प्रसाद शेट्टी, नारायणा हेल्थ केयर के, डॉक्टर नरेश त्रेहान, मेदांता मेडिसिटी के, डॉक्टर SK सरीन, ILBS के, इतने सारे ये डॉक्टर्स आपका लॉजिस्टिक्स बताएंगे कि क्रायोजेनिक कंटेनर्स को हल्दिया से दिल्ली कैसे लेकर आना है। डॉक्टरों को डॉक्टरी का काम करने दो। एक्चुअली जो, अगर आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, ये सारे बड़े जाने माने डॉक्टर्स हैं। ये लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स नहीं है सर, ये ऑक्सीजन के एक्सपर्ट नहीं है। प्लीज सुन लीजिए, ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलाते हैं, उनकी इन्वेंट्रीज मैनेज करते हैं, उनके सप्लाई चेन्स को एक्सेस करते हैं, तो इसीलिए ये बनाया गया था। मैं मानता हूँ कि जो सप्लाई चेन है, इन्वेंट्रीज है, ये अमेज़ॉन का परहैप्स अच्छी तरह से करती है। इनको सलाह देने के लिए बनाया गया था कि आप सलाह दें कि कैसे ये जो हॉस्पिटल्स की जो कमी है और जो दूर दराज के हॉस्पिटल्स में हम कैसे पहुंचा सकते हैं, क्लास 2, क्लास 3 सिटीज़ में। मैं यही सवाल गौरव भाटिया, क्योंकि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। गौरव भाटिया, फर्ज कीजिए देश की अदालतों में मटेरियल की कमी हो जाती है या पंखे, एयर कंडीशनर्स की कमी हो जाती है अदालतों में, और सुप्रीम कोर्ट एक टास्क फोर्स बनाए और आपको और आप जैसे सीनियर एडवोकेट्स को उसका हिस्सा बना दे। आप वकालत जानते हैं, आप ये ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये चीजें जानते हैं क्या? आप इस काम में मदद करवा पाएंगे या कानून की व्याख्या करने में आप बेहतरीन योगदान दे पाएंगे? संदीप जी, आपने जो प्रश्न किया है, मैं शुरुआत ये कह के करूंगा कि चाहे सरकार हो, हमारे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है, सबकी नीयत यही है कि जल्द से जल्द हमारे नागरिक स्वस्थ हों, उनको कोविड ना हो और वो सुरक्षित रहें और उनकी जान कैसे बचाई जाए। लेकिन आज के हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, मैं सभी दर्शकों से कहूंगा वो जरूर पढ़ें। उसमें बात करी गई है, एक जुडिशियल एक्टिविज्म होता है,
दूसरा होता है जुडिशियल ओवररीच। तो ये प्रश्न जो आप उठा रहे हैं ये कह रहा है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने जुडिशियल ओवररीच किया है। जो कार्यपालिका का क्षेत्र अधिकार है उसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप कितना ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि हर प्रदेश को ऑक्सीजन मैप कर दे और किसी भी प्रदेश को और नागरिकों तक वो पहुंचे और कमी ना हो। हमारे देश में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की कमी नहीं थी। दिल्ली का उदाहरण मैं देता हूं और तमिलनाडु का। दिल्ली में पहले उनका कोटा 378 मेट्रिक टन था, वो बढ़ा के 480 मेट्रिक टन किया गया, फिर 490। दिल्ली ने कहा हमें 730 मेट्रिक टन दो, 970 मेट्रिक टन दो। तो संदीप जी, ये कौन सुनिश्चित करेगा कि अगर आप एक प्रदेश से लेते हैं वहां के नागरिक भी तो हमारे भाई बहन ही है ना। तो यही तो सवाल है। देखिए, यही नियत पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। एक मिनट, रवि कुमार गुप्ता साहब वैज्ञानिक रह चुके हैं डीआरडीओ में। सवाल नियत का नहीं है। मंशा चाहे आपकी अच्छी भी हो, लेकिन एक वो पुरानी कहावत है ना, हॉर्सेस फॉर कॉसेस। जैसा रास्ता है उसी तरह के घोड़े चलाएंगे ना, और इसीलिए वैज्ञानिक सोच जरूरी हो जाती है। यहां टोटके ही या अच्छी नियत के नाम पर ही फैसले लिए जा रहे हैं, दरअसल वो देश हित में हो रहे हैं क्या? सवाल यहां पर यह उठाना क्या लाजमी नहीं हो जाता? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपने आज 3-4 बड़ी अच्छी बातें कही हैं और मैं एक एक करके इन पे आना चाहूंगा जी। आपने कहा साइंटिफिक टेम्पर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि साइंटिफिक टेम्पर कितना समय लगता है देश की जनता में बनाने के लिए? ये कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं होता। 70 साल 73 साल हमारे को आजाद हुए हो गए, क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो राजनेता हैं वो एक दूसरे पे आप अपना ब्लेम करने पे तुले हुए हैं, और ब्लेम करें और अपने अपनी रोटी सेके और चले जाए। यही होता आ रहा है 70 साल। क्यों नहीं हो पाया? सवाल ये क्यों नहीं? इसमें हर पार्टी का हाथ है, हर पार्टी ने रूल किया है, अलग अलग समय तक रूल किया है। आज अगर ऐसा लगता है कि साइंटिफिक टेम्पर की कहीं कमी है, हमारे देश में विज्ञान की कमी नहीं है, हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे देश में कमी है तो नियत की तो कमी गई है। अब आपने दूसरी बहुत अच्छी बात कही, अफसरशाही। देखिए, अफसरशाही हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद से प्रोफेशनल्स के ऊपर हमेशा हावी रही है। प्रोफेशनल्स के ऊपर ही नहीं, मैं कहूंगा कि हमारे जो चुने हुए नेता आ गए हैं उनपे भी हावी रहती है, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता होता। वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्हीं अफसरशाही पे डिपेंडेंट होते हैं। और आप मुझे बताइए, कोई क्षेत्र ले लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? अफसरशाही होते हैं। क्या उनको एजुकेशन के एबीसी पता है? नहीं पता होती। मेडिकल डिपार्टमेंट, कई ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट मिल जाएंगे जहां पे अफसरशाह बैठे हुए हैं। वो आज यहां बैठा है, कल जाके इंडस्ट्री में बैठ जाता है। मैंने इस बात को अपनी पुस्तक लिखी है डीआरडीओ के ऊपर और बड़े अच्छे से बताया है क्या कारण है कि हमारे देश में सारे रिसोर्सेज होते हुए भी हम रक्षा उत्पादों का विश्व के सबसे बड़े आयातक बन गए। हमें सबसे बड़ा निर्यातक होना चाहिए था। क्या कारण है कि आज आजादी के 70 साल के बाद हमें वेंटिलेटर्स के लिए, पीपीई किट जैसी चीज के लिए, पीपीई किट जैसे बड़ी रॉकेट साइंस है, उसमें N95 मास्क, उसके लिए हमारे पास उसकी सुविधा नहीं थी। आखिर क्यों? 70 साल में क्या किया? मैं जवाब पूछना चाहता हूं अफसरशाह होते। और मेरा जो डायरेक्ट सवाल था, प्रोफेसर गांगुली ने जवाब नहीं दिया। गुप्ता साहब, आप मुझे बताइए, इस महामारी में, वैश्विक महामारी है, हम सबसे ज्यादा दंश झेल रहे हैं, अगुवाई किसी भी टास्क फोर्स की एक एपिडेमियोलॉजिस्ट को करनी चाहिए ना। वही जानता है कि कारण क्या है, स्रोत क्या है। मैं कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं हूं, पर जितनी मैंने रिसर्च की, मुझे इसके अलावा और कोई जवाब नहीं सूझ रहा। एपिडेमियोलॉजिस्ट के अलावा कोई और अगुवाई कर सकता है ऐसे समय में? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं किसी विशेष डिसीजन को लेकर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इस केस में। मैं जनरल नहीं, मैं जानना चाहता हूं, जैसे एनसीडीसी है, हमारी एक संस्था है सीडीसी, डिजीज कंट्रोल को लेकर, वो दिख नहीं रही। आईसीएमआर सारे काम कर रहा है। ये सवाल तो उठने चाहिए ना। डिजीज कंट्रोल, एपिडेमियोलॉजी, ये सभी प्रोफेशनल काम है, और प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल्स के हाथ में होना चाहिए, अफसरशाही के हाथ में नहीं होना चाहिए।
जो जिस चीज का एक्सपर्ट है वो उसमें उसी का हाथ होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि जो टॉप पे बैठा होता है उनके पास अथॉरिटी पूरी होती है, पावर्स पूरी होती हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं होती। काम बिगड़ता है तो वो उनके ऊपर, आज तक मुझे बताइए किसी अफसर शाह को ये कहा गया कि तुम्हारे आप फेलियर कहा, क्या किया जाता है? किसी को कुछ नहीं किया है। ये अहम बात कह रहे हैं सिद्धार्थ जराबी। अफसर शाह फैसले भी लेते हैं, फैसले लग जाते हैं नेता के नाम पर, मंत्री के नाम पर, उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी कभी तय नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही है। और संदीप, वैक्सीन और हेल्थ केयर से भी हम देखें, कितने दर्जनों में आपको डिसीजंस बताऊंगा, और पिछले 5-6 वर्षों में बहुत सारी चीजें हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में टेलीकॉम नेटवर्क के बढ़ावे पे मैंने खुद रिपोर्टिंग की है। मैं आपको कागजों का मुझे स्मरण है कि किस प्रकार से हर लेवल पे टेक्निकल एडवाइस को इग्नोर करके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स लाए गए हैं। मैं आपको पावर सेक्टर में ये कहता हूं, और ये हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में जो बीच की लेयर है, कनेक्टिंग द पॉलिटिशियन एंड द मास, इज अ कार्डर ब्यूरोक्रेसी, जिनके लिए नो डिसीजन और स्लो डिसीजन इज द सेफेस्ट डिसीजन। तो इसको तोड़ने की जरूरत है ना, ये महामारी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं। मैं निश्चित तौर से मानता हूं आज प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली डॉक्टर से बातचीत की है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे डिसीजंस इस रनअप में, वैक्सीन के ऑर्डरिंग के डिसीजंस, वैक्सीन से हटके कई फैसिलिटीज को डिसमेंटल करने का डिसीजंस, या संदीप जो वेंटिलेटर अस्पतालों में इस्तेमाल नहीं रहे हैं, वो क्या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वेंटिलेटर चलाएगा? वो तो वहां के अस्पताल के प्रशासन को चलाना है ना वेंटिलेटर। कौन चलाएगा? क्या मुख्यमंत्री चलाने आएगा? और कोई भी मुख्यमंत्री, राजनीति से हटिए, प्रोफेशनल्स, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट, एट द हॉस्पिटल लेवल, जहां पे वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट्स लेता हूं। डॉक्टर अजय कुमार, आप भी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, बेहतरीन आईपीएस रहे हैं। ये अफसरशाही पलीता लगा रही है, या दरअसल अफसरशाही को कन्वीनियंट सैक्रिफाइसल लैम्ब है कि अच्छा काम करेंगे तो कोई नाम नहीं देगा, अगर कुछ भारी पड़ गए फैसले राजनीतिक जमात को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को या प्रधानमंत्री को, तो अफसरशाही पर जिम्मेदारी डाल दो। आप कैसे देखते हैं? देखिए संदीप जी, मैं सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि राजनेता ही जो है दिशा, या प्रधानमंत्री जो हो या मुख्यमंत्री जो हो किसी भी प्रदेश में, वो ही जो है दिशा तय करते हैं। आप देख लीजिए, छोटे से उदाहरण है, जैसे उड़ीसा में फूड सिक्योरिटी के बारे में नवीन पटनायक जी आए थे, तब लागू हुआ था। बहुत सारे कार्यक्रम जो देश में, जो अच्छे कार्यक्रम कोई भी केंद्र सरकार ने या हो या राज्य सरकार ने किया होगा। तो ये जिम्मेदारी राजनीति से संबंधित लोग को, जो अफसरशाही को नियंत्रण में रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। इस देश में नहीं हुआ, ये बात हम मानते हैं। लेकिन एक चीज मैं गौरव जी और भाटिया जी और बीजेपी को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो साइंटिफिक टेम्पर का जो असली प्रतीक है वो पंडित नेहरू। ये लोग हमले करते रहते पंडित नेहरू, लेकिन इस देश में यदि एक ही राजनेता जिन्होंने कहा कि द टेम्पल्स ऑफ इंडिया विल बी द पावर प्लांट्स एंड द डैम्स एंड द हॉस्पिटल्स एंड द स्टील प्लांट्स, उस व्यक्ति के अगर रास्ते पे चलेंगे, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम और देश कम से कम ये कोरोना जैसे महामारी में हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन आखिरी में एक खास चीज मैं कहना चाहूंगा, ऑक्सीजन, आप बता देते हो ऑक्सीजन के बारे में, 75 लोग तो परसों हुआ हॉस्पिटल में मर गए। आप बताइएगा कि यदि ये सरकार बढ़िया से जो है व्यवस्था कर रही है, तो ये 75 लोग कैसे मर जाते लगातार 3 दिन में गोवा मेडिकल कॉलेज में, जो भारत के एक टॉप हॉस्पिटल में से गिने जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि नहीं, ऑक्सीजन को लेकर भी तो देखिए, जो मैं ये बात कह रहा था ना, जो साइंटिफिक टेम्पर पर हम तवज्जो नहीं देते। गौरव भाटिया, आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले खबरें आई थी, 700 हेल्प डेस्क बना दिए गायों के लिए, ऑक्सीमीटर्स और थर्मल स्क्रीनिंग लगाए जाएंगे उनके लिए। और हमें तो बताया जा रहा था, देश के बड़े बड़े एंकर्स भी कई शो किए उन्होंने, कि गाय तो ऑक्सीजन ब्रीद आउट करती है
ऑक्सीजन बाहर निकालती है। अरे जो सांस बाहर लेते हुए ऑक्सीजन जो जानवर निकाल रहा हो उसको ऑक्सीमीटर्स की क्या जरूरत पड़ जाएगी? यही साइंटिफिक टेम्पर है ना जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये बातें सुनने में जी गायें ऑक्सीजन ही बाहर करती है और अब ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ गई। वैसे संदीप जी मैं इतना कहूंगा कि आप सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई चल रही थी ना ऑक्सीजन मैपिंग पे, तो 2 प्रदेशों की तारीफ हुई थी। एक उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ऑक्सीजन मैपिंग जो है क्रायोजेनिक टैंक्स की भी जीपीएस से की जा रही थी, वहां पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन के बहुत कम समय में प्लांट्स भी आए। और दूसरा मुंबई में जिस तरह से, हाँ जी, कितने प्लांट्स आए? 50 के आसपास 50 प्लांट बने। 50 टोटल प्लांट्स है और 58 क्रायोजेनिक टैंकर्स थे, जो कि बहुत कम समय में हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि उसकी जीपीएस मैपिंग हो। फिलहाल मैं अपनी बात पूरी नहीं, एक चूंकि आपने एक फैक्चुअल बात की, 162 पीएसए प्लांट्स बनाने के लिए 201 करोड़ रुपए दिए गए थे प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड से, और उन 162 में से जो जानकारी सार्वजनिक हो पाई है 33 ही कार्यान्वित हो, मतलब उनका काम शुरू हुआ, पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं, 5 ही ऑपरेशनल हुए। आप कह रहे हैं 50 यूपी में लग गए। जानकारी दे देता हूं। पीएसए प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्लांट्स ऐसा नहीं है कि अलग से नहीं होते, पीएसए प्लांट्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा। और जो पीएम केयर में लगे, जो आप 162 की भी बात कर रहे हैं, उसमें से करीब 60 जो है ऑपरेशनल हो चुके थे। मैं जो बात कह रहा हूं वो पूरी हो जाए। आपने साइंटिफिक टेम्पर की बात करी, जब वैक्सीन भी आया तो आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोलर की सुनी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने उसकी विश्वसनीयता पे सवाल 30 सेकंड्स रह गए हैं गौरव, बात पूरी कीजिए। हाँ बिल्कुल। दूसरा देखिए, आपके कार्यक्रम में जो तथ्य रखे वो गलत, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। 2 करोड़ वैक्सीन अभी प्रदेशों के पास है और भारत 17 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला, सबसे तेजी से लगाने वाला देश है पूरे विश्व में। और तीसरी बात देखिए, पूछना चाहिए उन नेताओं से भी, महाराष्ट्र की यह हालत है, 83,000 दुखद मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। सोनिया गांधी कहती हैं वहां महाविकास आघाड़ी की सरकार ठीक काम कर रही है, और ये सवाल हमसे पूछते हैं। हम भी अपना काम करें, आप भी अपना काम करो, सबको मिलकर काम करना होगा। और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच इस देश में फिर से उजागर करनी होगी। हमने ही दुनिया को शून्य सिखाया, दशमलव सिखाया, सारा गणित तो हमने सिखाया है, सारा विज्ञान तो हमने सिखाया। आज हम वैज्ञानिक सोच से परे क्यों हो रहे हैं, इस पर भी गौर कीजिए और ये टोटको टाटको के चक्कर में ना रहिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।